राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक औरत के संघर्ष की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। गिरधरपुर गांव के जमींदार थे ठाकुर प्रताप सिंह। ठाकुर प्रताप सिंह की गांव के बीच में एक बड़ी सी हवेली थी। जमींदार की हवेली में सब सुख सुविधाएं थी। उनके कई सारे नौकर चाकर थे। धन वैभव तो जैसे चारों ओर बिखरा पड़ा हुआ था। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। सारे गांव में ठाकुर प्रताप सिंह का हुक्म चलता था। गांव में कोई भी उनकी बात नहीं काट सकता था। उनकी कही बात पूरे गांव के लिए पत्थर की लकीर थी। सबको उसका पालन करना ही पड़ता था। पारो की माँ ऐसे संपन्न घराने की बहू थी। घर में बस कमी थी तो एक ही, उस घर में पीढ़ियों से कोई बेटी नहीं हुई थी। बेटी हुई या होने नहीं दी गई, कोई नहीं जानता था। बेटी के बारे में घर पर किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं थी। जमींदार साहब को बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनके घर में कोई बेटी जन्म ले यह कैसे संभव हो सकता था। यह उनकी जमींदारी की शान के खिलाफ था। उनका बस चलता तो वे पूरे गांव से बेटियों के जन्म पर ही रोक लगा देते। जब पारो की दादी को पता चला कि उनकी बहू फिर से मां बनने वाली है तो उन्होंने अपने बेटे और बहू को बुलाकर कहा, देखो इस बार मुझे पोता ही चाहिए, तुम जांच करवा लो। अगर बेटी हुई तो पिछली बार की तरह डॉक्टर के वहां से ही सब कुछ ठीक ठाक करके वापस आना, लेकिन इस घर में बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। ठाकुर प्रताप सिंह की नाक का सवाल है। हमारे यहाँ बेटियां पैदा नहीं होती, हमें पोता चाहिए। वो कहते हैं ना, स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। यह बात 16 आने सच है। और वरना दादी पोते की ख्वाहिशें क्यों रखती, पोती की क्यों नहीं। हमारे समाज में आज भी बेटी को कम पसंद किया जाता है। आज भी बेटी की शादी उसकी पढ़ाई में किए जाने वाले खर्चे को जो व्यर्थ समझा जाता है। कहीं कहीं तो बेटी को माँ की कोख में ही मार दिया जाता है, वह जन्म भी नहीं ले पाती है। पारो के माता पिता भी जांच कराने डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच जाते हैं ताकि जांच में पता चल सके कि पारो की जो मात की कोख में बेटा है या बेटी। डॉक्टर ने जांच करके जो उन्हें बताया उसे सुनकर वे दोनों बेचैन हो गए। अब वे क्या करें, क्या निर्णय लें। यह दोनों ने तय किया कि वे वापस घर चलते हैं, सबको सारी बात बताते हैं, फिर घर के बड़े लोग जो निर्णय लेंगे वही किया जाएगा। पारो के माता पिता वापस गांव लौट आते हैं क्योंकि यह एक पारो नाम की लड़की की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया। और पारो के घर में कोई लड़की को पसंद नहीं करते थे, इसलिए पारो के जन्म लेते ही उसके संघर्ष की कहानी शुरू हो गई थी। पारो की दादी बहुत खुश हो जाती है कि दोनों जल्दी घर लौट आए हैं तो इस बार बेटा ही पैदा होगा। घर पहुंचकर पारो के पिता सबको बताते हैं कि उसकी माँ की कोख से इस बार जुड़वा बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि डॉक्टर ने बताया था अगर गर्भपात करवाते हैं तो बेटी के साथ बेटा भी नहीं रहेगा। अब यह सब सुनकर घर वाले परेशान हो गए कि करें तो क्या करें। ये तो बहुत ही जो दुविधाग्रस्त स्थिति पैदा हो गई थी। अगर गर्भपात कराते हैं तो पोते को भी खो देंगे, अगर नहीं कराते हैं तो पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा का निर्वाह नहीं हो सकता। पीढ़ियों बाद घर में बेटी का जन्म हो जाएगा तो जमींदार खानदान की शान के जो विरुद्ध होगा। बहुत विचार विमर्श करने के बाद तय हुआ कि पुत्र मोह की जीत हुई और निर्णय लिया गया कि बच्चे जन्म लेंगे। इस तरह पारो को जीवन दान मिल गया। अब उसका जन्म लेना निश्चित था। पूरे 9 महीने बाद वह अपनी माँ के साथ रही। बस यही उसका सौभाग्य रहा।
बाकी पूरी जिंदगी तो दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। 9 महीने वह माँ के साथ तो थी, पर बात बात पर उसे कोसा जाता था। उससे छुटकारा कैसे मिले यही सोचा जाता था। उसकी माँ को बार बार ताने दिए जाते कि वह एक बेटी को भी जन्म देने वाली है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। बच्चों के जन्म का समय नजदीक आता जा रहा था। ठीक 9 महीने के बाद घर में बच्चों का जन्म हुआ। बेटा पैदा हुआ था, घर का कुलदीपक। पूरे घर में खुशियां छा गई थी। घर का प्रत्येक सदस्य उसे गोद में लेने को आतुर था। सब उसे बारी बारी से गोद में उठा रहे थे, प्यार कर रहे थे। सब यह सोचने में व्यस्त थे कि वह किस पर गया है। पर बेटी जिसने भी उसी के साथ जन्म लिया था, वह तो जैसे अछूत थी। उसे प्यार करना, गोद में लेना तो दूर, किसी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। सब लोग दादा दादी, पापा, चाचा बेटे को देखकर ही निहाल हुए जा रहे थे। बेटी एक और पड़ी भूख से रोई जा रही थी। उसकी माँ को सख्त हिदायत मिली थी कि उसे दूध मत पिलाना, वह हमारे पोते का हक है, उसके लिए दूध कम हो जाएगा। पोती से तो जैसे उनका कोई रिश्ता ही नहीं था। उनका जन्म तो मजबूरी में हो गया था। अगर वो जुड़वा नहीं होती तो वह इस दुनिया में आती ही नहीं। वह एक और पड़ी भूख के मारे रोई जा रही थी। तभी एक नौकरानी राधिका, जिसने कुछ समय पहले ही बच्चे को जन्म दिया था, उसकी नजर उस पर पड़ गई। वह नौकरानी चुपचाप उसे अपना दूध पिला देती है। अब उसे जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना था। एक दादी, एक माँ जो खुद भी एक स्त्री थी, उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। दोनों ने उस नवजात बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया। कई बार हमने सुना भी है कि हमारे समाज में आज भी बेटी को पैदा होते ही मार दिया जाता है। बेटी को पालना लोग पसंद नहीं करते। कई बार नवजात बच्चियां नाली और झाड़ियों में पाई जाती हैं। लोग उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं, जैसे उन्हें जीने का कोई हक ही नहीं हो। पारो ने जन्म तो ले लिया था और अब वो बेचारी जिंदा रहने के लिए उसे फिर से संघर्ष ही करना पड़ा। अब नन्ही सी पारो को उसकी माँ से अलग कर दिया गया। वह नौकरों के बीच पलने लगी। जिस नौकरानी राधिका ने उसे दूध पिलाया था, वह अपने बच्चे के साथ उसे भी अपना दूध पिलाने लगी। अब वही उसका ध्यान रखने लगी। उसने उसे पारो नाम दे दिया था, माता के नाम पर पार्वती, लेकिन प्यार से वो उसे पारो कहती थी। घर में किसी से भी कोई मतलब नहीं था। उसे घर में तो माता से दूर एक इंसान भी नहीं समझा जाता था। लोग तो देवी मानते हैं लड़कियों को, लेकिन उससे तो किसी का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था। किसी ने उसका चेहरा तक नहीं देखा था। पारो उसी नौकरानी के साथ रहने लगी। वह उसे ही अपनी माँ समझने लगी। समझती भी क्यों नहीं, वही तो उसे एक माँ की तरह पाल रही थी। पारो के भाई को सब सुख सुविधा मिलती, पर पारो ने अभावों में जीना सीख लिया था। दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। पारो का भाई स्कूल जाने लगा, पर पारो के नसीब में स्कूल तो कभी लिखा ही नहीं था। एक जमींदार की बेटी होने के बावजूद वह नौकरों के बीच पल रही थी। पारो उन सबको अपना समझती थी। पारो भी पढ़ना चाहती थी। उसे छोटे ठाकुर की रंग बिरंगी किताबें बहुत अच्छी लगती थी। आखिर थी तो वह भी एक बच्ची ही। वह छुपकर अपने भाई की किताबें देखा करती, उन्हें समझने की कोशिश करती। कभी जब छोटे ठाकुर को उस पर दया आ जाती तो वह उसे अपनी पुरानी किताबें देखने के लिए दे देते। कभी कभी छोटे ठाकुर उसे कुछ पढ़ा भी देते, पर कभी नौकरानी की तरह दुत्कार कर भगा देते। उसमें छोटे ठाकुर की भी कोई गलती नहीं थी। उसे तो पता ही नहीं था कि पारो उसकी अपनी बहन है। उसे कभी किसी ने बताया ही नहीं था कि पारो उसकी अपनी सगी बहन है। पारो घर में नौकरों के बीच पलने लगी। वह राधिका को अपनी माँ समझती थी और उसके बेटे परवीन को अपना भाई समझती थी। पारो की पाठशाला घर के नौकरों के बीच शुरू हुई और उसे घर के काम सिखाया जाने लगा। उसे छुटपन से ही घर गृहस्थी की बातें बताई जाती। पूरा दिन घर का काम कराया जाता। उसे चूल्हा चौका घर के सारे काम
घर के सारे सदस्यों की सेवा करना यही सिखाया जाता। उसे पढ़ना चाहिए या उसकी पढ़ाई के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा। पारो अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। छोटे ठाकुर भी उसी के साथ बड़े हो रहे थे। पारो की बहुत ही इच्छा होती कि वह छोटे ठाकुर की चीजें देखे, उनके खिलौनों से खेलें, उनकी किताबें पढ़े, और पर उसकी किस्मत में यह सब नहीं था। पारो जैसे ही छोटे ठाकुर की किताबों को छूती तो उसे मना कर दिया जाता, उसे उनके कमरे में भगा दिया जाता। धीरे धीरे पारो घर के सारे काम सीख गई। वह छोटी सी उम्र में ही खाना बनाना, चूल्हा चौका करना, घर के सारे काम सीख गई। जमींदार के घर जब कोई मेहमान आता तो वह पारो को वहां की नौकरानी की बेटी समझता था। जमींदार परिवार कभी किसी को नहीं बताता कि पारो उनके घर की बेटी है, क्योंकि उनके घर में बेटी पैदा होना उन्हें अपना अपमान लगता था। पारो अब 14 साल की हुई थी। घर में हवेली में उसकी शादी की बातें होने लगी। वह नहीं चाहती थी कि अभी उसकी शादी हो, पर उसकी कौन सुनने वाला था। उसने राधिका से कहा, माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। राधिका बोली, बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। ठाकुर साहब जैसा चाहेंगे वैसा होगा, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। सब लोग उसके लिए लड़का खोजने में लग गए। किसी ने उससे पूछना भी नहीं चाहा कि वह क्या चाहती है, उसकी क्या इच्छा है। पूरा जमींदार परिवार उसके लिए लड़का खोजने में जुट गए। कुछ समय बाद एक लड़का उसके लिए पसंद कर लिया गया। उससे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं लड़का उसे पसंद है या नहीं, यहाँ तक कि उसने लड़के को देखा तक नहीं था। पारो से बिना पूछे दूसरे गांव के जमींदार के 25 साल के बेटे सुरेंद्र से उसका विवाह तय कर दिया गया। पारो यह नहीं समझ पा रही थी, एक नौकरानी की शादी के लिए पूरा जमींदार परिवार परेशान क्यों है। सब उसके लिए लड़का ढूंढने की इतनी कोशिश क्यों कर रहे हैं। राधिका, जिसे वह अपनी माँ समझती थी, कोई उससे कुछ पूछ क्यों नहीं रहा। राधिका का परिवार बस चुपचाप ठाकुर परिवार का हुक्म मान रहा था। उसने कभी भी उन्हें अपना मुंह खोलते हुए नहीं देखा। उनकी बेटी की शादी जो तय कर दी गई, उनसे राय तक नहीं मांगी गई थी। पारो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि उसकी माँ इस तरह चुप क्यों है। फिर उसने सारी बात अपनी माँ से पूछने की सोची और तय किया कि जब रात में सारा काम समाप्त हो जाएगा तो वह अपनी माँ से इसका कारण जरूर पूछेगी। रात में जब सारा काम खत्म करके सब सोने चले गए तो पारो ने राधिका से पूछा, माँ, वैसे तो ये लोग मुझे हवेली का कोई सामान छूने या देखने भी नहीं देते, ना ही मुझसे ठीक से बात करते हैं, फिर सब लोग मेरी शादी के लिए इतने बेचैन क्यों हैं? राधिका बोली, बेटी, वे तुम्हारी उम्र अब शादी के लायक हो गई है ना, इसलिए। पारो बोली, नहीं माँ, मुझे ऐसा नहीं लगता, कोई और बात है। ये लोग बिना आपसे पूछे मेरी शादी कर रहे हैं और तुम कुछ बोल भी नहीं रही हो। राधिका बोली, ऐसी कोई बात नहीं है बिटिया, हमारे मालिक हैं वे, जो करेंगे सबके भले के लिए करेंगे। पर पारो यह बात मानने को तैयार नहीं थी कि जमींदार साहब बिना किसी कारण के उसकी शादी के लिए इतने उत्साहित हैं और एक जमींदार परिवार में उसकी शादी करवा रहे हैं। अब हवेली में पारो की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सारी व्यवस्था ऐसे हो रही थी जैसे जमींदार की बेटी की शादी होने वाली हो। पूरी हवेली को खूब सजाया गया, तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे थे, खूब कपड़े गहने खरीदे गए। पारो तो सब बहुत ही जो उत्सुकता से देख रही थी। उसने इतने गहने कपड़े कभी देखे भी नहीं थे। इतने महंगे कपड़े गहने देखकर पारो बहुत खुश थी, यह देखकर कि यह सब उसके लिए लाया जा रहा है। वह नए नए कपड़े पहनकर देख रही थी कि कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है। पारो बहुत खुश थी, पर अब भी वह नहीं समझ पा रही थी कि जमींदार परिवार उसकी शादी में इतना खर्च क्यों कर रहा है। पारो के मन में इस बात को लेकर बड़ी ही उथल पुथल मची हुई थी। वह बार बार राधिका से इस बारे में पूछती रही, पर राधिका उसे कुछ भी नहीं बताती। पर हर बार उसकी आंखों में आंसू छलक आते भी क्यों नहीं, उसने पारो को अपनी बेटी की तरह पाला था। शादी से एक रात पहले पारो
जिद पर अड़ गई कि वह उसे यह बताए कि जमींदार परिवार उसकी शादी में इतना खर्च क्यों कर रहा है। आखिरकार हार कर राधिका ने उसे वह सच बता दिया जिसे वह इतने सालों से अपने अंदर दबाए बैठी थी। वह बताना तो नहीं चाहती थी, वह जानती थी कल जब जमींदार साहब उसकी शादी करेंगे तब तो उसे पता चल ही जाएगा, इसलिए उसने आज ही उसे बताने का निश्चय किया था। बहुत ही दुखी मन से राधिका ने पारो को वह कड़वा सच बता दिया कि वह उसकी नहीं जमींदार की बेटी है और वह छोटे ठाकुर की जुड़वा बहन है। राधिका की बात सुनकर पारो को बड़ा धक्का लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जमींदार परिवार की बेटी है। उसे राधिका की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। पारो सारी रात रोती रही। अगले दिन पारो की शादी होने वाली थी। सुबह से ही हवेली में बहुत रौनक थी, पर पारो बिल्कुल चुपचाप थी। खूब बड़ी बारात आई। पारो बड़े ही शानो शौकत से पारो की शादी हो रही थी। होती भी क्यों नहीं, एक जमींदार परिवार में ही तो उसकी शादी हो रही थी। कन्यादान के लिए जब जमींदार साहब और उनकी पत्नी मंडप में आए तब पारो ने को पूर्ण विश्वास हो गया कि यह बात सच है, वह जमींदार खानदान की बेटी है। अगर वह राधिका की बेटी होती तो उसकी शादी इतने धूमधाम से नहीं होती और जमींदार खानदान में तो कभी नहीं होती, क्योंकि एक नौकरानी की बेटी को कोई जमींदार अपनी बहू कभी नहीं बनाते। पारो को अपने बारे में सच जानकर अच्छा नहीं लगा। वह बहुत दुखी हो गई थी। वह अपने पूरे परिवार से यह पूछना चाहती थी, उसने बेटी के रूप में जन्म लिया तो उसमें उसका क्या कसूर। वह अपनी माँ से पूछना चाहती थी कि उसने उसे जन्म देकर क्यों छोड़ दिया, इसमें उसकी क्या गलती थी। पारो के मन में बहुत सारे सवाल थे। वह पूरे जमींदार परिवार से उनका उत्तर चाहती थी, पर पारो के दिल की बात दिल में ही रह गई। उसे मौका ही नहीं मिला वह अपने दिल की बात सबसे कह सके। पारो की शादी जमींदार के सुरेंद्र से हो गई। वह विदा होकर ससुराल आ गई। शादी के बाद एक बार तो पारो को लगा कि शायद उसके दिन बदलने वाले हैं। उसे जमींदार की बेटी बनकर रहने का मौका तो नहीं मिला, पर अब वह जमींदार परिवार की बहू बनकर रहेगी। पारो के ससुराल में भी सब सुख सुविधा, धन वैभव सब कुछ था। उसके मायके जैसा ही था, बल्कि उससे भी ज्यादा। उसके ससुराल की जमींदारी उसके मायके की जमींदार से भी बड़ी थी। पारो यह सब देखकर खुश थी कि अब वह यहाँ खूब अच्छे से रहेगी, पर पारो यह नहीं जानती थी उसके मायके और ससुराल में बहुत कुछ समान था। उनकी जमींदारी की शान भी एक ही समान ही थी। पारो यह सोच सोचकर मन ही मन खुश हो रही थी कि जो मान सम्मान उसे मायके में नहीं मिला वह सब उसे ससुराल में मिलेगा। वो जमींदार घराने की बहू बनकर रहेगी। लेकिन पारो यह नहीं जानती थी सारे जमींदारों की जमींदारी की आन बान शान एक सी होती है। जैसे उनका धन वैभव संपन्नता एक समान होती है, उसी तरह उनकी झूठी शान भी एक जैसी होती है। सभी जमींदारों को अपने जमींदार होने का बहुत बड़ा घमंड होता है। पारो के मायके और ससुराल में भी कोई खास अंतर नहीं था। उसके ससुराल वालों को अपने जमींदार होने का बड़ा घमंड था। कुछ ही दिनों में पारो को पता चल गया कि उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। पारो के लिए यह ऐसा ही था जैसे उसे एक पिंजरे से निकालकर दूसरे पिंजरे में रख दिया हो। कुछ भी नहीं बदला था। सब सुख सुविधा होने के बावजूद वह पहले की ही तरह थी। सब रिश्ते उसके पास थे, फिर भी वह बहुत अकेली थी। मायके में परवीन और राधिका थे तो उसके साथ उसका सुख दुख बांटने के लिए, पर यहाँ वो भी नहीं थे। पारो इस परिवार की बहू थी, इसलिए उसे नौकरों से ज्यादा बात करने की अनुमति नहीं थी। पारो को ससुराल में परवीन और राधिका की बहुत याद आती थी। उसके लिए तो राधिका उसकी माँ और परवीन ही उसका भाई था। पारो के जीवन में बस इतना ही अंतर आया था कि वह पहले सिर्फ एक लड़की थी, अब वह एक बड़े घराने की बहू बन गई, किसी की पत्नी बन गई। सिर्फ उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ी थी और कुछ नहीं। पारो के ऊपर इस कच्ची उम्र में पूरे घर की जिम्मेदारियां आ गईं। अभी तो उसके खेलने कूदने की उम्र थी। उसका बचपन जिम्मेदारियों के तले दब गया। बहू ऐसा काम करो, यह करो, वह मत करो, ऐसे बैठो, यह खाओ,
वह मत खाओ। बड़े घर की बहुएं ऐसा नहीं करती, पूरी मर्यादा में रहो। इस छोटी सी उम्र में उस पर ना जाने कितने नियम कानून लागू कर दिए गए। सारी बातें देखकर ऐसे लगता था जैसे अगर अभी उसे सब कुछ नहीं सिखाया तो फिर उसकी उम्र निकल जाएगी, जैसे वह फिर कुछ सीख नहीं पाएगी। मायके और ससुराल दोनों परिवारों में से किसी ने भी पारो को नहीं समझा कि अभी वो एक मासूम बच्ची है। सब उस पर हुक्म चलाते, वह नौकरों की तरह सबका हुक्म मानने लगी। वैसे भी यही शिक्षा तो उसे बचपन से दी गई थी। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था और पारो की उम्र 16 साल थी। अब पारो 16 साल की छोटी सी उम्र में मां बनने वाली थी। वह मां बनने के लिए अभी तैयार नहीं थी, इसलिए 9 महीने बाद जब पारो ने बच्चे को जन्म दिया तो वह बहुत ही कमजोर पैदा हुआ, जिस कारण पैदा होते ही उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। अब तो पारो पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब हर समय उसे ताने सुनने को मिलते कि वह एक स्वस्थ बच्चे को भी जन्म नहीं दे पाई। वह कैसी औरत है। पारो अभी खुद बच्ची थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी गलती कहाँ है। अभी कम उम्र होने के कारण वह स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे पाई। इसमें उसका क्या कसूर है? ये बात बड़े लोग क्यों नहीं समझ पा रहे थे? अभी तो वह पूर्ण रूप से स्वस्थ भी नहीं हो पाई थी कि उसकी सास ने कहना शुरू कर दिया कि वह जल्दी से पोते का मुंह दिखा दे बहू, नहीं तो वह अपने बेटे का दूसरा विवाह कर डालेगी। जब पारो 19 साल की हुई तो उसे पता चला कि वह फिर से मां बनने वाली है। फिर तो पूरे 9 महीने उसकी सास उस पर टोटके करती रही। हर समय उससे कहती इस बार स्वस्थ बच्चा पैदा होना चाहिए। उसे कई तरह की जड़ी बूटी खिलाती रहती और कहती ऐसा करने से बेटा ही पैदा होगा। 9 महीने बाद पारो ने एक बेटी को जन्म दिया, जो उसका सबसे बड़ा गुनाह बन गया था। पारो नहीं जानती थी उसके मायके की तरह उसके ससुराल में भी बेटी को जन्म देना एक गुनाह था। उसके ससुराल में पिछली 7 पीढ़ी से कोई बेटी पैदा नहीं हुई थी। यह उनकी शान के खिलाफ था और पारो ने एक बेटी को जन्म दिया था। अब तो पारो की जिंदगी बहुत मुश्किलों से गुजरने वाली थी। अभी वह अपने को संभाल भी नहीं पाई थी कि उसकी सास ने उससे कहा उसे इस बेटी को अपने से और इस घर से दूर करना पड़ेगा। हमारे घर में बेटी नहीं रह सकती, यह हमारी शान के खिलाफ है। पारो ने इस बात का विरोध किया। वह अपनी बच्ची को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी अगर वह अपनी बच्ची को छोड़ देगी जैसे उसकी मां ने उसे छोड़ दिया तो उसकी बेटी या तो नौकरों के बीच पलेगी या किसी अनाथालय में, या जिंदा भी रहेगी या नहीं, वह यह जानती नहीं थी। इसलिए पारो ने अपनी बेटी को त्यागने से मना कर दिया। पारो अब डर गई थी कि कहीं ससुराल वाले उसकी बेटी को उससे दूर ना कर दें। उसने सबसे कह दिया था कि अगर उसकी कोई बेटी को कुछ करेगा तो वह अपनी जान दे देगी, जिससे उसके ससुराल वालों ने बच्ची को तो कुछ नहीं किया पर पारो पर जुल्म करने लगे। अब पारो को भूखा प्यासा रखा जाता। पारो फिर भी नहीं मानी तो उसके पति ने उसके सामने एक शर्त रख दी, या तो वह इस बच्ची को त्याग दे या वह उसे त्याग देगा। उसे उन दोनों में से किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। पारो की ससुराल वाले अब उससे छुटकारा चाहते थे, क्योंकि बेटी के जन्म के समय उन्हें डॉक्टर ने बताया था कच्ची उम्र में 2 बार मां बनने की वजह से शायद अब पारो फिर मां नहीं बन पाएगी। इसलिए वे चाहते थे किसी तरह पारो से छुटकारा मिल जाए। ऊपर से उसके एक बेटी को जन्म दिया था। अब पारो को एक ऐसी दुविधा में डाल दिया गया जहां एक ओर कुआं था तो दूसरी ओर खाई। आज अगर वह अपनी बच्ची को चुनती है तो पति को छोड़ना पड़ता है, और अगर पति को चुनती है तो उस नन्ही सी जान को कहीं मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, शायद मार दिया जाए। पारो बहुत ही परेशान हो गई कि वह क्या करे। बहुत सोच विचार करने के बाद पारो ने एक निर्णय लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी बच्ची को नहीं छोड़ सकती। अभी अभी तो वह पैदा हुई है, वह उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। अपने निर्णय को मजबूती से पारो ने अपने पति को बता दिया कि वह इस नन्ही सी जान को नहीं छोड़ेगी।
पारो का निर्णय सुनकर उसके पति को गुस्सा आ गया। उसने पारो से कहा, अगर तुम इसे नहीं छोड़ सकती हो तो तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। जमींदारी की झूठी शान के आगे आज एक माँ ने घुटने नहीं टेके, बल्कि आज एक माँ की ममता जीत गई। अगर ऐसी हिम्मत उसकी माँ ने दिखाई होती तो शायद उसे इतने कष्ट नहीं उठाने पड़ते, क्योंकि उसके साथ तो उसके भाई ने भी जन्म लिया था। अगर उसकी माँ और दादी ने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो उसे अपने भाई के बराबर ना सही पर थोड़ा सा प्यार तो उसे मिल ही जाता। पारो ने अपनी बेटी को छोड़ने से इनकार कर देने की वजह से सुरेंद्र और उसका पूरा परिवार पारो से नाराज हो गया। सबको यह अपना अपमान लग रहा था, क्योंकि उसके घर की बहू उनका हुक्म नहीं मान रही थी। यह बात वो कैसे सहन कर सकते थे। पारो से नाराज होकर ऐसे में एक रात सुरेंद्र ने उसे बच्ची सहित घर से निकाल दिया। इसमें उसकी सास ने बेटे का पूरा साथ दिया। अब पारो के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि वह कहाँ जाए उस नन्ही सी जान को लेकर। एक जमींदार परिवार की बेटी दूसरे जमींदार परिवार की बहू आधी रात में सड़क पर भटक रही थी। साथ में नन्ही सी जान उसकी गोद में थी। बहुत देर तक सड़क पर यूं ही भटकने के बाद पारो अपने पिता के घर की ओर चल दी, यह सोचकर शायद इतने सालों बाद कुछ बदल गया हो। उन्होंने उसे अपनी बेटी मानकर ही तो उसकी शादी करी थी। पारो सोच रही थी कि उस पर नहीं तो उसकी बच्ची पर ही शायद उन्हें दया आ जाए और उसे आसरा मिल जाए, पर पारो गलत सिद्ध हुई। इतने सालों में भी कुछ नहीं बदला था। जमींदारों की वही ऊंची नाक, वही झूठी शान अभी भी बरकरार थी। जिस पिता ने उसे कभी नहीं अपनाया, अब वह उसके साथ उसकी बेटी को कैसे अपना सकते थे। उन्हें तो वह कलंक की तरह दिखता था। एक तो वह बेटी थी, फिर उसने भी एक बेटी को जन्म दिया था। आज भी समाज में पूरी तरह यह नहीं समझ पाए हैं कि एक बेटी को जन्म देने के लिए नारी कहां तक उत्तरदायी है, वह कैसे दोषी है। उसे तो बस एक मौका मिल जाता है दोषारोपण करने का। समाज यह नहीं सोचता अगर बेटी पैदा नहीं होगी तो आगे चलकर बेटों को जन्म कौन देगा। बड़ी उम्मीद के साथ पारो अपने पिता के घर की ओर चल दी। थकी हारी पिता की हवेली पहुंची, पर यहाँ पर भी उसे कोई सहारा नहीं मिला। उसकी उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी डाल दिया गया। उसे सहारा देना तो दूर, किसी ने उससे बात तक नहीं की। उसे घर से जाने के लिए बोल दिया गया। पारो ने बड़ी उम्मीद से अपनी दादी और माँ की ओर देखा, पर वहां से भी उसे निराशा हाथ लगी। माँ और दादी ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। पारो के पिता ने उन दोनों को हवेली से बाहर कर दिया, हवेली का दरवाजा बंद कर दिया। अब पारो कहाँ जाती। बच्ची भी भूख के मारे रो रही थी। पारो परेशान होकर हवेली के बाहर बैठ गई। इस संसार में सब लोग एक समान नहीं होते। जहाँ अच्छे बुरे सब तरह के लोग हैं, उन्हीं अच्छे लोगों में राधिका और परवीन जैसे लोग भी थे। राधिका ने हवेली में जो हुआ सब देखा था, जिसे देखकर राधिका चुपचाप पारो के पीछे हवेली से बाहर आ गई। राधिका ने भले ही पारो को जन्म नहीं दिया था, पर जन्म के दिन से उसी ने उसे पाला था। उसका खून ना सही पर दिल का बहुत मजबूत रिश्ता था पारो के साथ। राधिका चुपचाप पारो को अपने घर ले आई। राधिका ने पारो को अपने घर में रखा, उसे समझाया वह घर से बाहर ना निकले, वरना जमींदार साहब पारो के साथ साथ उसके परिवार का क्या हाल करेंगे ये वह भी नहीं जानती थी। पारो की बेटी होने का भी उसे बड़ा गुनाह किया था। वह अपने पति का घर छोड़ के आ गई थी। एक तो वो बेटी थी, दूसरा उसके पति ने उसे त्याग दिया था। यह तो उसके लिए और भी बड़ा गुनाह था। राधिका पारो को अपने घर ले गई, उसका और बच्ची का अच्छे से ध्यान रखने लगी। पर राधिका हमेशा डरी डरी रहती थी, कहीं जमींदार साहब ने पारो को उसके घर में देख लिया तो ना जाने क्या होगा। जिन्होंने अपनी बेटी और अपनी नातिन का दुख दर्द समझ नहीं आया, फिर वो उनके घर की एक नौकरानी है, उसे वो क्या समझेंगे। राधिका के रिश्ते का भाई मोहन दूर एक गांव में अध्यापक की नौकरी करता था। उसे राधिका के गांव और पारो के परिवार से कोई नहीं पहचानता था। राधिका और मोहन में बचपन से बहुत प्यार था।
राधिका ने बचपन में अपने भाई बेटे को भी जो प्रवीण था उसको भी उसी के पास पढ़ने भेज दिया था। राधिका मोहन के अलावा किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी। राधिका ने बहुत हिम्मत से काम लिया। उसने पारो को और उसकी बच्ची को एक रात चुपचाप जो मोहन के पास पहुंचा दिया, जहां पारो को कोई नहीं जानता था। इसलिए राधिका निश्चिंत थी, वहां पारो को कोई नहीं पहचानेगा और जमींदार साहब को कभी पता नहीं चलेगा कि पारो कहाँ है। अब पारो अपने मायके और ससुराल से दूर एक गांव में रहने लगी। पारो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, उसे घर का सिर्फ काम करना आता था, जैसे खाना बनाना, घर के जो भी काम होते हैं सब में पारो निपुण थी। पर पारो बहुत ही स्वाभिमानी स्त्री थी, तभी तो उसने अपने ससुराल वालों की गलत सोच का पुरजोर विरोध किया था, जिसके फलस्वरूप पारो को घर से बाहर निकाल दिया गया। पारो अध्यापक मोहन पर अपना और अपनी बच्ची का बोझ नहीं डालना चाहती थी। मोहन जी भी छोटी सी नौकरी करते थे और उनका अपना परिवार भी था और अपने खर्चे भी। पारो ने मोहन से उसे कोई काम दिलवाने के लिए कहा, पर समस्या यह थी पारो को सिर्फ घर में खाना बनाने के अलावा कोई काम नहीं आता था। पारो का काम करना बहुत आवश्यक था। उसे अब अपने साथ साथ अपनी बच्ची का भी पालन करना था। अब पारो अपनी बच्ची को लेकर भी बड़ी चिंता में रहती थी कि इसके भविष्य का क्या होगा। राकेश को इस सब का बहुत बुरा लगा। उसे यह सब अपना अपमान लगा और इस घटना से तिलमिलाए राकेश ने ठान लिया था कि वह अब पारो के साथ साथ मोहन से भी बदला लेगा। अब वह हर समय यही सोचता कि इन दोनों से बदला कैसे लिया जाए। राकेश अब हर समय पारो और मोहन पर नजर रखने लगा। कुछ दिन तक रोज नजर रखने के बाद राकेश ने देखा कि मोहन रोज पारो के घर आते जाते हैं। यह सब देखकर राकेश को अपना बदला लेने का उपाय समझ में आ गया। अब वह पूरी तैयारी से बदला लेने लग गया। राकेश गांव में सबसे पारो और मोहन के रिश्ते के बारे में गलत बातें करने लगा और एक भाई बहन के रिश्ते को उसने कलंकित कर दिया। कुछ लोग कान के कच्चे होते हैं। ऐसे गांव के कुछ लोग राकेश की बातों को सच मानने लगे। उन्होंने पारो और मोहन का गांव में रहना मुश्किल कर दिया था। मोहन समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उसका गांव में रहना मुश्किल हो गया और वह गांव वालों को कैसे समझाए। मोहन इसी उधेड़ बुन में लगा हुआ था, क्योंकि मोहन तो पारो को अपनी बहन समझता था और इस राकेश ने दोनों के रिश्ते को कलंकित कर दिया था। अब मोहन ने गांव के स्कूल की नौकरी छोड़ दी और दूर शहर में आ गए। यहीं उन्होंने एक स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। पर मोहन को हर समय पारो की चिंता लगी रहती थी। उनके गांव से आने के कारण ना जाने पारो वहां अकेले कैसे रहती होगी। कुछ दिनों बाद मोहन ने गांव से प्रवीण को बुलाकर गांव भेजकर पारो को अपने पास शहर में बुला लिया। मोहन ने अपने स्कूल के प्रधानाचार्य की मदद से पारो के लिए एक एनजीओ में रहने की व्यवस्था कर दी। पारो गांव से शहर आ गई और दुर्गा के साथ एनजीओ में रहने लगी। पारो का कोई और कार्य करना तो उसे आता नहीं था, पर वह पढ़ी लिखी भी नहीं थी। पारो को सिर्फ खाना बनाना आता था। पारो बहुत ही स्वाभिमानी थी। उसे खाली एनजीओ में रहना अच्छा नहीं लग रहा था। पारो ने वहां की संचालिका से कहा कि वह उसे एनजीओ की रसोई, जहां वह रहने वाले बच्चों और स्त्रियों के लिए खाना बनता है, उसे नौकरी पर रख ले। उसे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। एनजीओ की संचालिका ने पारो की बात मान ली। उसे सही लगी। उन्होंने पारो को वहां से रसोई में काम पर लगा दिया। पारो बहुत मेहनत से काम करती थी। कुछ दिनों में उसने अपने अच्छे व्यवहार से सबको अपना बना लिया। एनजीओ आकर दुर्गा भी जो बहुत खुश थी। वहां उसे खेलने के लिए बहुत सारे बच्चे जो मिल गए थे। पारो ने वहीं दुर्गा को एक अच्छे स्कूल में प्रवेश दिला दिया। दुर्गा अब शहर के स्कूल में पढ़ने लगी थी। दुर्गा पढ़ने में बहुत होशियार थी। हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी। दुर्गा पढ़ाई के अलावा स्कूल के सारे कार्य, जितने भी प्रोग्राम होते थे, सब में बढ़कर भाग लेती थी।
उसे स्कूल के सारे अध्यापक अध्यापिका बहुत प्यार करते थे। उसके प्रथम आने और बहुत ही होशियार होने की वजह से स्कूल ने दुर्गा की फीस माफ कर दी और उसे वजीफा भी मिलने लगा था। धीरे धीरे दुर्गा बड़ी होने लगी। वह अपनी हर कक्षा में प्रथम आती। पारो भी दुर्गा का बहुत ख्याल रखती थी। दुर्गा ने भी कभी पारो को निराश नहीं किया। एनजीओ में रहने वाले सभी लोगों की दुर्गा बहुत चहेती थी। सब उसे बहुत प्यार करते थे। इस बार जब 12वीं की परीक्षा का परिणाम आया तो सारे एनजीओ में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि दुर्गा ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। पारो अपनी बेटी की सफलता पर बहुत खुश थी, पर पुराने दिनों को याद करके कभी कभी वह बहुत उदास हो जाती थी कि किस तरह उसके परिवार वालों ने उसे नौकरों के बीच पलने के लिए छोड़ दिया था, और उसके ससुराल वालों ने भी तो बेटी पैदा करने के अपराध में उसे घर से ही निकाल दिया। कभी कभी पारो सोचती जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अगर वह नौकरों के बीच नहीं पली होती तो शायद उसे परवीन और मोहन जैसे दो भाई कभी नहीं मिल पाते, जिन्होंने हर मुश्किल की घड़ी में उसका साथ दिया था। जब सारा परिवार सब लोग उसके विरुद्ध थे, फिर भी ये दोनों उसके साथ रहे और आज भी उसके साथ हैं। आज भी मोहन और परवीन हर समय उसके साथ रहते थे। दुर्गा को तो सिर्फ अपने दो मामा के अलावा किसी और रिश्तेदार का नाम तक नहीं पता था। वह किस खानदान की बेटी है। दुर्गा अब बड़ी हो रही थी। वह पारो की उदासी पढ़ने लगी थी। पारो जब कभी उदास होती तो दुर्गा उससे उसकी उदासी का कारण पूछती तो पारो उसे टाल देती थी। पर दुर्गा के बहुत जोर देने पर एक दिन पारो ने उससे कहा, अभी तुम बहुत छोटी हो बेटी, जब बड़ी हो जाओगी तो सारी बात समझने लायक हो जाओगी तो मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी, पर तब तक तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछोगी। दुर्गा ने अपनी माँ की बात मान ली और फिर कभी कोई प्रश्न अपनी माँ से नहीं किया और अपनी पढ़ाई करने में जुट गई, क्योंकि उसे अपनी माँ का सपना जो पूरा करना था। पारो दुर्गा को एक सफल डॉक्टर बनाना चाहती थी। दुर्गा भी अपनी माँ की इच्छाओं पर खरी उतरी। जब मेडिकल प्रवेश परीक्षा का परिणाम आया तो दुर्गा ने उसे बहुत अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण किया था। उसे काउंसलिंग में प्रदेश में सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया। आज पारो को पहली बार कोई खुशी मिली थी। उसका सपना सच होने जा रहा था। आज पारो के संघर्ष को एक मुकाम मिलने वाला था। पारो सोच रही थी, चलो उसने जो सहा वह सह लिया। उसने जितनी भी कठिनाई सही, पर उसकी बेटी वो सब नहीं सहेगी। उसे कोई परेशानी नहीं होगी। वह उसे एक सफल नारी बनाएगी। वह डॉक्टर बनकर एक इज्जत की जिंदगी जिएगी। जिस दिन पारो ने दुर्गा को मेडिकल कॉलेज छोड़ने गई थी, उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कभी भी दुर्गा को एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। वह सोच नहीं पा रही थी वह दुर्गा के बिना अकेले कैसे रहेगी और दुर्गा उसके बिना कैसे रहेगी। मोहन ने पारो को बहुत समझाया कि उसे दुर्गा के भविष्य के लिए ऐसा करना पड़ेगा, अपने दिल को पक्का करना पड़ेगा, वरना दुर्गा भी कमजोर पड़ जाएगी। मोहन की बातें सुनकर बहुत दुखी मन से पारो और सब लोग दुर्गा को मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में छोड़कर वापस घर आ गए। धीरे धीरे समय अपनी गति से बढ़ रहा था और धीरे धीरे 5 साल का समय बीत गया। 5 साल बाद दुर्गा डॉक्टर बन गई। पारो की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे एनजीओ में पारो ने मिठाई बंटवाई। पारो की खुशी उस समय दुगनी हो गई जब उसे पता चला कि दुर्गा ने इस बार भी पूरे कॉलेज में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इस कुछ समय बाद दुर्गा का दीक्षांत समारोह होने वाला था। उसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे तो उसे उस दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक मिलने वाला था। इस समारोह में कॉलेज वालों ने दुर्गा के परिवार वालों को भी आमंत्रित किया था। पारो के लिए भी निमंत्रण पत्र आया था। पारो बहुत ही प्रसन्न थी। उसकी बरसों की तपस्या आज सफल हो गई थी। दुर्गा ने पारो के लिए एक बहुत सुंदर साड़ी खरीदी थी। नियत दिन पारो अध्यापक मोहन के परिवार के साथ दीक्षांत समारोह में पहुंची। पारो बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक
दुर्गा के कॉलेज पहुंची। वह सोच रही थी उसने जो कष्ट उठाए हैं आज उनका मीठा फल उसे मिलने वाला था, पर उसकी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। आज इतने साल बाद भी शायद भगवान ने उसकी किस्मत में खुशी शब्द लिखना भूल गए थे। शायद यहाँ भी उसका दुर्भाग्य उसके साथ चला आया था। वो कहते हैं ना, अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। पारो के साथ भी यही हुआ। पारो के खुशी के मौके पर जो उसके पैर तो जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। जिस बेटी को जन्म देने की वजह से उसे आधी रात को घर से निकाल दिया गया था, आज उसी बेटी की वजह से उसे समाज में इतना सम्मान मिल रहा था। पारो खुशी खुशी जो सभागार में आकर बैठ गई। पूरा सभागार भरा हुआ था। एक और जिन छात्रों को पदक मिलने वाले थे उन्हें बैठाया गया था, दूसरी ओर काफी सम्मानित लोग बैठे हुए थे। पारो को यह सब देखकर अपनी बेटी पर गर्व महसूस हो रहा था। आज उसकी वजह से उसे यह दिन देखने को मिला था। कार्यक्रम शुरू हुआ, सब अच्छे से चल रहा था। तभी मुख्य अतिथि का मंच पर आगमन हुआ। कॉलेज के डीन सर ने उनका स्वागत किया, उन्हें माला पहनाई और उन्हें मंच पर लगी कुर्सी पर सम्मान सहित बैठाया। जब मुख्य अतिथि कुर्सी पर बैठे तो पारो की नजर उन पर गई तो वह चौंक गई। उसने देखा मुख्य अतिथि की कुर्सी पर उसके पति यानी दुर्गा के पिता जमींदार ठाकुर जो सुरेंद्र सिंह विराजमान थे। वे अब मंत्री बन चुके थे। उनके मंत्रालय का नाम था समाज कल्याण मंत्रालय। जमींदार साहब को वहां मुख्य अतिथि की कुर्सी पर बैठा देखा और वे अब मंत्री बन गए। यह देखकर पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह उन्हें देखती रह गई। यह कैसे हो सकता है कि जिसने कभी समाज के बारे में नहीं सोचा वह आज समाज कल्याण मंत्री के पद पर विराजमान है। हे प्रभु, ये कैसी विडंबना है। पारो नहीं चाहती थी उसके अतीत की छाया उसकी बेटी के भविष्य पर पड़े, क्योंकि वो जानती थी जब दुर्गा को स्वर्ण पदक दिया जाएगा तो वह अपनी मां को मंच पर अवश्य बुलाएगी और वह जब मंच पर जाएगी तो जमींदार साहब से उसका सामना हो जाएगा। वह सामान्य नहीं रह पाएगी। अगर ऐसा हुआ तो दुर्गा के लिए भी वह अच्छा नहीं होगा। पता नहीं वो कैसा महसूस करे। पारो नहीं चाहती थी कि दुर्गा के लिए कोई असहज क्षण आए या वो थोड़ी कमजोर पड़े। उसने कितनी मेहनत करी है इस क्षण के लिए। उसकी खुशी को बर्बाद, दुर्गा की खुशी को बर्बाद पारो नहीं करना चाहती थी। इसलिए पारो चुपचाप सभागार से बाहर चली गई। बाहर आकर पारो सोचने लगी, हाय राम, कैसी किस्मत पाई है मैंने। उसने भगवान से ने जो उसे कभी कोई खुशी नहीं दी, आज जब उसकी बेटी की वजह से उसे जो खुशी मिल रही थी उसे भी उसमें शामिल नहीं होने दिया। उसके सामने ऐसी स्थिति लाकर खड़ी कर दी जिन लोगों के सामने आने से वह हमेशा दूर रहना चाहती थी। भगवान ने उन्हें उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। कहते हैं ना, अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। वही आज उसके साथ हो रहा था। पारो सोच रही थी। सभागार से आवाज आई, इस बार का स्वर्ण पदक डॉक्टर दुर्गा को मिलता है। उन्होंने इस बार परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। पारो भागकर सभागार के दरवाजे पर जाकर चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई ताकि उसे कोई देख ना पाए। वह दुर्गा को पदक लेते हुए देखना चाहती थी। तभी आवाज आई, हम दुर्गा को पदक लेने के लिए मंच पर जो अपनी माताजी के साथ दुर्गा को आमंत्रित करते हैं। पर पारो तो वहां थी ही नहीं। दुर्गा ने जब अपनी मां को नहीं देखा तो दुर्गा परेशान हो गई। उसने मोहन से पूछा, मामा जी, मां कहाँ है? तो मोहन बोले, अभी तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। जब दुर्गा का दोबारा नाम बोला गया तो वह बिना मां के ही जो स्वर्ण पदक लेने के लिए चली गई। दुर्गा बहुत उदास थी कि मां उसके साथ पदक लेने नहीं आई। दुर्गा चाहती थी कि वह आज सबको बताएगी कि किन कठिनाइयों का सामना करके उसकी मां ने उसे बड़ा किया है, उसे पढ़ाया है। उसकी मां उसके लिए आदर्श थी। वह अपनी मां को ही अपना आदर्श मानती थी। पर यह सब हो नहीं पाया। दुखी मन से दुर्गा ने स्वर्ण पदक ग्रहण किया। सब लोग बहुत परेशान हो गए कि पारो कहाँ चली गई।
समारोह के बाद सब लोग जल्दी से घर वापस आए तो पारो वहां उन्हें बिस्तर पर लेटी हुई मिली। पारो को इस तरह बिस्तर पर लेटे हुए देखकर दुर्गा बहुत घबरा गई। दुर्गा और मोहन पारो से बार बार पूछते रहे कि बात क्या है, पर पारो कुछ बता नहीं पा रही थी। दुर्गा बहुत घबरा गई। वह पारो को जल्दी से लेकर अस्पताल पहुंची। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां दुर्गा को पता चला कि पारो को दिल का दौरा पड़ा है। दुर्गा समय पर पारो को अस्पताल ले आई, जिससे पारो को समय पर सही उपचार मिल गया, जिससे उसकी जान बच गई। अब पारो का एक नया संघर्ष शुरू हो गया, मौत के साथ संघर्ष। पारो को समय पर उपचार मिल गया तो उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। दुर्गा खुद एक डॉक्टर थी, इसलिए वह सब बातों को बहुत अच्छे से अपनी माँ का ख्याल रख रही थी। वह उन बातों को नहीं करना चाहती थी जिससे उसकी माँ को दुख हो, जिससे पार्वती की तबीयत में अब सुधार हो रहा था। कुछ दिन बाद पारो की तबीयत ठीक हो गई। पारो अस्पताल से घर आ गई। एनजीओ में दुर्गा की सफलता के लिए एक समारोह होने वाला था। वहां के संचालक मंडल ने यह समारोह रखा था। वह उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि उनके एनजीओ में रहने वाली एक बच्ची ने आज इतनी बड़ी सफलता अर्जित की है। पारो घर वापस आ गई थी। उसकी सेहत को ध्यान में रखकर एनजीओ वालों ने अगले हफ्ते यह समारोह करने का फैसला लिया। एनजीओ में समारोह की तैयारियां चल रही थी। पारो अब काफी ठीक हो गई थी। आज मोहन और परवीन उससे मिलने के लिए आए थे और सही समय जानकर दुर्गा ने पारो से पूछा, माँ सच सच बता, उस दिन दीक्षांत समारोह में ऐसा क्या हुआ था जो आप इतने तनाव में आ गई और आपको दिल का दौरा पड़ गया? पारो बताना तो नहीं चाहती थी कि उस दिन क्या हुआ था। वह नहीं चाहती थी कि उसके अतीत की सच्चाई दुर्गा को पता चले, जिससे उसे दुख हो कि उसकी माँ ने उसे जन्म तो दिया तो उन्हें कितने कष्ट सहन करने पड़े हैं। पर आज दुर्गा मानने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वह सच्चाई जानकर रहेगी। उसने मोहन और परवीन से भी पूछा, पर वे कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि उन्होंने कभी जमींदार सुरेंद्र को देखा नहीं था, इसलिए वह उन्हें नहीं जानते थे। तभी वे समारोह में उन्हें पहचान नहीं सके थे। जब दुर्गा नहीं मानी और मोहन और परवीन के बहुत जोर देने पर पारो ने उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गई और उसने दुर्गा को बताया कि वह प्रतापपुर के गांव के जमींदार चौधरी रतन सिंह के घर में उनकी पोती के रूप में जन्मी, जहां बेटी का जन्म होना उनकी शान के खिलाफ था। वह तो उसके साथ उसका जुड़वा भाई ने भी जन्म लिया था, इसलिए वह भी इस दुनिया में आ गई थी। उसे नौकरों के बीच पलने के लिए छोड़ दिया गया था। परवीन की मां राधिका ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। परवीन बचपन से ही मेरे साथ पला बढ़ा है। राधिका ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है। परवीन उसे अपनी बहन की तरह प्यार करता है। एक जमींदार का खून होने की वजह से उन्होंने उसकी शादी दूसरे जमींदार परिवार के बेटे ठाकुर सुरेंद्र प्रताप सिंह के साथ कर दी, जब उसकी उम्र मात्र 14 बरस की थी। और वहां भी उसके मायके की तरह ही जमींदारी की झूठी शान शौकत थी। वहां भी मायके की तरह बेटी होना उनकी शान पर कलंक था, पर पारो ऐसा नहीं समझती थी। जब दुर्गा का जन्म हुआ तो वे लोग पारो से दुर्गा को अपने से दूर करने के लिए कहने लगे, पर पारो नहीं मानी। तो उन्होंने पारो के सामने ऐसी शर्त रख दी, जहां आगे कुआं था तो पीछे खाई। उसका कहना था यदि वो इस बच्ची को साथ रखेगी तो उसे इस घर को छोड़ना पड़ेगा। पर जब पारो बच्ची को छोड़ने को तैयार नहीं हुई तो उन्होंने एक रात बच्ची के साथ पारो को घर से निकाल दिया। जिसने उन्हें घर से निकाला वह कोई और नहीं, आज के समाज कल्याण मंत्री ठाकुर सुरेंद्र प्रताप सिंह थे। वे तुम्हारे पिता हैं बेटी। पारो की बात सुनकर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसके घर को बेटी को जन्म लेने का अधिकार नहीं था, जो बेटी के जन्म होने पर अपनी निरपराध पत्नी को घर से निकाल देता है, जो समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है,
वो आज समाज कल्याण का मंत्री बन गया। दुर्गा को सारी बातें बताते बताते पारो की आंखों से आंसू बह रहे थे। सारी बात सुनकर दुर्गा अपनी माँ से लिपटकर खूब रोई। सोचने लगी उसकी माँ ने कितने कष्ट सहे हैं उसे पालने के लिए। माँ ने सबको छोड़ दिया पर किसी भी परिस्थिति में अपनी बेटी को नहीं छोड़ा। अगर शुरू में उसकी नानी ने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो शायद उसकी माँ का संघर्ष कुछ आसान हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। आज पारो के सारे जख्म जो हरे हो गए थे, वह आज सब कुछ उसे याद आ गया जिसे वो भूलना चाहती थी। वह सबको कभी इस सब को याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि उसे सब कुछ याद करना पड़ा। पारो को अपनी बेटी को समाज का वह काला सच बताना पड़ा। यह सब बताते हुए पारो को बहुत तनाव हो गया। एक तो उसे अभी कुछ दिन पहले ही दिल का दौरा पड़ा था। वह अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई थी। वह अभी कमजोर थी, जिस कारण उसका तनाव बढ़ गया। पारो को दूसरा दिल का दौरा पड़ गया। पारो को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसे आईसीयू में भर्ती करा दिया गया। पारो को अपनों की वजह से बहुत कष्ट सहना पड़ा था, जिस कारण वह अपनी उम्र से अधिक बूढ़ी हो गई थी। वह अंदर से टूट गई थी। वह पहले से कमजोर हो गई थी, जिस कारण इस बार दिल का दौरा सहन नहीं कर पाई और उसे बचाया नहीं जा सका। पारो ने अस्पताल में उसी दिन अंतिम सांस ली जिस दिन एनजीओ में दुर्गा के सम्मान का समारोह रखा गया था। एनजीओ में सारी तैयारी कर ली गई थी। सभी लोगों को आमंत्रण भेज दिया गया था, पर सारी तैयारी वैसी की वैसी रह गई। पारो को अस्पताल से एनजीओ वापस लाया गया, जहां दुर्गा को सम्मानित करने के लिए मंच तैयार किया गया था। उसी मंच पर अब पारो के पार्थिव देह को रखा गया। उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई। दुर्गा अब अपने को बहुत अकेला महसूस कर रही थी, पर वह कमजोर नहीं थी। उसकी मां ने उसे एक मजबूत औरत बनाया था। जहां दुर्गा को सम्मानित किया जाना था, वहीं पर अब पारो के अंतिम संस्कार की तैयारी की जाने लगी। पारो अब अपनी अंतिम यात्रा के लिए रवाना होने वाली थी, पर विडंबना देखिए, उसका संघर्ष अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। दुर्गा को सम्मानित करने के लिए समारोह का आयोजन होने वाला था। उसमें कई सम्मानित लोगों को बुलाया गया। दुर्गा को सम्मानित करने के लिए एनजीओ के संचालक मंडल ने समाज कल्याण मंत्री को ही मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। समारोह की सारी तैयारियां हो चुकी थी। सब लोग आ गए थे। जहां खुशियां मनाई जाने वाली थी, वहां मातम पसरा था। सब लोग पारो के लिए बहुत दुखी थे। सब जानते थे पारो ने कितनी मुश्किलों से दुर्गा को पढ़ाया था। अब उसके जीवन में खुशियां आने वाली थी, तो खुशियां देखने से पहले ही वह बेचारी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। जब अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तभी मंत्री जी की नजर पारो की मृतदेह पर गई, तो वो एकदम हैरान रह गए और उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी कि यह तो पारो है, और वे समझ गए कि दुर्गा उनकी बेटी है। दुर्गा अपनी मां के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगी। परवीन और मोहन उसकी सहायता कर रहे थे। सारी रस्म दुर्गा कर रही थी। तभी मंत्री जी बोले, अंतिम संस्कार तो सिर्फ बेटे करते हैं, बेटियां नहीं। तुम्हारा कोई भाई वगैरह नहीं है जो तुम्हारी मां का अंतिम संस्कार कर सके? कैसी विडंबना थी यह, जिसे जीने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ा, उसे आज इस संसार से जाने के बाद भी संघर्ष करना पड़ रहा था। पारो को अपने अंतिम संस्कार के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। मंत्री जी की बात सुनकर दुर्गा को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में बोली, नहीं, मैं इनकी इकलौती संतान हूं। मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, क्योंकि मेरे पिता की मृत्यु तो उस दिन हो गई थी जिस दिन मैंने जन्म लिया था। मंत्री जी बोले, कोई और तो पुरुष होगा परिवार में। तो अब दुर्गा को भी गुस्सा आ गया। वह गुस्से में बोली, नहीं, इनका मेरे अलावा कोई और रिश्तेदार नहीं है। एक बेटी होने के नाते इनका अंतिम संस्कार
मैं ही करूंगी। मंत्री जी के साथ कुछ और लोग भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। दुर्गा पारो का अंतिम संस्कार नहीं कर सकती है। सबकी बातें सुनकर दुर्गा को इन समाज के ठेकेदारों पर बहुत गुस्सा आ गया और वह मंत्री जी से बोली, मंत्री जी, मैं पारो नहीं हूं, दुर्गा हूं, जिसे उसकी मां ने बहुत संघर्ष करके बड़ा किया है। दुर्गा ने कहा, जीते जी तो मैं अपनी माँ के लिए कोई संघर्ष नहीं कर पाई, लेकिन अब अपनी माँ का अंतिम संस्कार मैं ही करूँगी। अपनी माँ को मैं किसी और को नहीं सौंपूंगी, यह मेरा हक है। आश्रम वालों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और दुर्गा ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और जमींदार साहब को उसने अपने पिता को मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।